हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि जो पिछला हमने वीडियो छोड़ा था नागरिकता अधिनियम का, उसी में आगे की बात जो रह गई थी हमारी नागरिकता से रिलेटेड, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में। और इस वीडियो में जैसे कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का हम जिक्र कर रहे थे। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता नागरिकता भारतीय संविधान के अनुसार हम नागरिकता की पढ़ाई कर रहे थे, या उसमें जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है या परीक्षा के लिहाज से जो जो बातें हैं उन सब का डिस्कशन हम कर रहे थे। आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 तक हमने एक बार पढ़ लिया था। उसके बाद आगे का इसी सेशन में कुछ बात बच गई थी, टेक्निकल इश्यू के कारण वो वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गई थी, तो दोबारा से आज के सेशन में उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालिए नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कैसे नागरिकता को अर्जन किया जा सकता है और किस किस बेस पे नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है, इनका डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहली जो बात थी इसके अंदर, जो हमने पढ़नी है वो ये था कि हम नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि पंजीकरण द्वारा या रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता कैसे मिलती है। तो देखिए, जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक रूप, ये क्षेत्रीय इसके प्रकार हैं। जैसे जन्म के आधार पे मिल जाए, पंजीकरण के आधार पे मिल जाए, या प्राकृतिक रूप से मिल जाए। तो मैं आप फिलहाल बता रहा हूं आपको कि पंजीकरण के द्वारा कैसे किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, आवेदन जब आप अप्लाई कर रहे हो, आवेदन से ठीक पूर्व, आवेदन से 7 साल पूर्व आप भारत में रह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो कि मतलब ये पहली शर्त ये है कि आप नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन तभी कर पाओगे जब आप 7 वर्ष पहले तक, मतलब 7 वर्ष तक अप्लाई जब कर रहे हो उससे 7 साल पहले तक भारत में ही रह रहे थे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, दूसरा पॉइंट ये मिलेगा, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, उनका भी रजिस्ट्रेशन जो है पंजीकरण के थ्रू हो सकता है। दूसरी बात, भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत में रहा हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारतीय में रह रहा हो, मतलब जो विभाजन के समय जो भारत था उसके अलावा कहीं रह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद पंजीकरण होने के बाद भारतीय संविधान की निष्ठा की शपथ लेनी है। जैसे ही ये प्रकार, ये 2-3 टाइप जो है, ये इसको आप अप्लाई कर एग्री कर पाते हो या अप्लाई कर देते हो, तो उसके बाद आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद शपथ लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको शपथ लेनी पड़ेगी। किसकी शपथ लेनी पड़ेगी? निष्ठा की, भारतीय संविधान के निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी अगर आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो दूसरी बात थी इसके अंदर वो था प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से नागरिकता भारत की मिल सकती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, आवेदन की स्वीकृति पर पूर्व देश की नागरिकता को त्याग करना। प्राकृतिक रूप से कैसे मिलेगी कि आपने आवेदन किया है। दूसरा पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली जो है, प्राकृतिक रूप से कैसे नागरिकता हासिल होगी। इसमें जब भी आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करने के बाद जैसे ही स्वीकृति हुई, वो एग्री हो गया है, उसके एग्री होने के ठीक बाद जिस देश में आप रह रहे हो उसकी नागरिकता का त्याग करना होगा। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि यह
भारत सरकार की सेवा में कम से कम 12 महीने तक, कम से कम 12 महीने से पहले का भारत सरकार में कार्य कर रहा हो। 12 महीने, 12 माह पहले भारत सरकार में कार्य, भारत सरकार में कार्य कर रहा हो तो प्राकृतिक रूप से आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा चरित्र अच्छा होना चाहिए और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है, उसमें से किसी भी एक भाषा को आप अच्छे तरीके से जानते हो तो ही आपको प्राकृतिक रूप से भारत में नागरिकता मिलेगी। तो ये 2 पॉइंट तो थे किस चीज के। देखिए, जो व्यक्ति वंशानुगत है, जो भारत में रह रहा है, उसके बाद उनका वंश जो चलता है आगे, तो उनके बच्चे होते हैं, तो उनको नागरिकता के लिए अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनके वंशानुगत तरीके से ही भारत के सिटीजन बन जाते हैं। और लिंग के आधार पे जो भी है, लिंग और वंशानुगत के आधार पे तो भारत में जो भारत का मूल निवासी है, जो यहाँ रह रहा है, तो उसको नागरिकता की जो आवश्यकता नहीं होती है, उसको ऑटोमेटिक जो है नागरिकता मिल जाती है। ये 2 चीजें थी, ये वो बताती हैं कि आप भारत में नागरिक बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं या प्राकृतिक रूप से भारत में आपको नागरिकता मिलती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद अगर मैं बात करूं नागरिकता की समाप्ति की, नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाएगी, इसी के अंदर नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर जहां पे नागरिकता लेने की बात की है, वहीं पर नागरिकता की समाप्ति की भी बात कर रखी है। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? समाप्ति के लिए पहला पॉइंट क्या होगा? स्वेच्छा। स्वेच्छा, अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता का त्याग करना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, भारतीय नागरिक नहीं रहता। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग किया है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहता। और उसके नाबालिग बच्चे जो होते हैं, उसके नाबालिग बच्चे भी भारत का नागरिक नहीं रहते। जैसे मान लीजिए, सपोज करो मैंने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, तो उसके बाद जो मेरे बच्चे होंगे, जो मेरे बच्चे हैं, उनको भी भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे किसी भारत का मूल निवासी है, आपने ऐसा पढ़ा कि जो भारत का मूल निवासी है उनके बच्चों को भी भारत का नागरिक माना जाता है। लेकिन यह कंडीशन है कि अगर आपने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग किया है, तो त्याग करने के बाद 18 वर्ष से पहले, यानी कि आपके जो नाबालिग बच्चे होंगे, तो उनको भी भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा पंजीकरण के थ्रू। उसके तहत आपको दोबारा से आपके बच्चों को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये बात थी स्वेच्छा की। दूसरी बात आती बर्खास्ती की। दूसरी बात है बेटा बर्खास्ती। बर्खास्ती कैसे होती है, नागरिकता से बर्खास्त कैसे किया जा सकता है? यदि मान लीजिए स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता, अगर आपने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो उसकी नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। इस बर्खास्ती में यह बताया गया है कि अगर मान लीजिए सपोज करो किसी भी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता का त्याग करके दूसरी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, दूसरे किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता उससे क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। इसके अलावा जो आगे की कंडीशन है वो ये है, वंचित करने से या किसी ऐसा काम करने से जिससे आपकी नागरिकता को हानि पहुंचे या आपकी नागरिकता की समाप्ति हो। थर्ड पॉइंट जो आता है इसमें वो ये आता है, किसी भी चीज को वंचित करने से, वंचित करने से, वंचित करने से कैसे नागरिकता समाप्त होगी, वंचित करने से कैसे नागरिकता समाप्त होगी। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपने कोई भी भारत के राष्ट्र में रहते हुए राष्ट्र विरोधी कोई कार्य किया है, तो आपकी नागरिकता डेंजर जोन में पहुंच जाएगी। मतलब आपकी नागरिकता को खतरा है अगर आपने भारत के विरोधी कार्य किया है, भारत के विरोधी या राष्ट्र विरोधी कोई कार्य किया है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि राष्ट्र विरोधी अगर कार्य करते हो, राष्ट्र विरोधी कार्य, राष्ट्र विरोधी कार्य किया तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि आपने अगर भारत के संविधान का अनादर किया है, संविधान का अनादर,
भारत के संविधान का अनादर किया है तो भी आपकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। इसके बाद किसी देश में 2 वर्ष का, यदि मान लीजिए आपने पंजीकरण के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकरण के थ्रू जो पहला पॉइंट था, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपने नागरिकता को ग्रहण करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके लिए अप्लाई कर दिया है, और अप्लाई करने के ठीक बाद अगर मान लीजिए आप अप्लाई कर देते हैं और एग्री हो जाता है, भारत सरकार के द्वारा एग्री कर लिया जाता है कि ये भारत का नागरिक हो सकता है, तो उस कंडीशन में किसी भी देश में, उस कंडीशन में किसी भी देश में उसके 5 साल का जो समय है, 5 साल का जो समय है टोटल, उसमें से 2 वर्ष अगर किसी व्यक्ति को कैद में रखा गया हो तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि 5 वर्ष में से 2 वर्ष कैद, 2 वर्ष कैद। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करी है और उसको भारत की नागरिकता मिल भी जाती है, तो उसके ठीक बाद 5 वर्ष के अंदर अगर वो 2 वर्ष की कैद में रहता है तो उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो अब इसके आगे जो बात आती है कि भारत के अंदर किस प्रकार की फॉर्म है, नागरिकता की किस प्रकार की प्रक्रिया है। जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं नोट डाउन कर रहे हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब इसमें बताया है कि भारत की नागरिकता कैसी है, भारत की नागरिकता कैसी है ये बात बताई गई है। तो बेटा भारत की नागरिकता है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता है बेटा एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। अब एक बात समझ लीजिए, भारत जो है राज्यों का संघ है, तो इसमें आपको यह भी आजादी मिलती है कि आप भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में जाके किसी भी राज्य का भ्रमण कर सकते हैं या किसी भी राज्य में जाके बस सकते हैं। यह भारत का संविधान बिल्कुल आपको अधिकार देता है। इसी के तहत अगर आप मान लीजिए पंजाब में हैं या आप हरियाणा में हैं या आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप कहीं पे भी हैं, वहां से किसी दूसरे राज्य में जाते हो तो आपको अलग से नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं लेना पड़ता। और जिन देशों में ऐसा नहीं है, जिन देशों में नागरिकता का अलग राज्य के लिए प्रावधान नहीं लेना पड़ता, उन देशों में क्या बोला जाता है, सारी की सारी जो नागरिकता है उनको वो एकल नागरिकता का महत्व बनेगी या एकल नागरिकता का रूप बनेगी। और जिन राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए एक ही देश के अंदर 2 प्रकार की नागरिकता को ग्रहण करना पड़े, उनको कहा जाता है दोहरी नागरिकता। जैसे स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी आपको उस दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती है। और ये जो ग्रहण करनी पड़ती है, इसके तहत मैं आपको बता देता हूं उन देशों में क्या होगा, दोहरी नागरिकता होगी। और भारत देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भारत देश में किस प्रकार की नागरिकता है बेटा, भारत देश में एकल नागरिकता है। इसके बाद आगे की बात करेंगे 2019 तक। अब जो मेन पॉइंट है, जो फैक्चुअल पॉइंट है, जो पेपर के लिहाज से बहुत जरूरी है, 2019 तक जम्मू और कश्मीर की विधायकी की विशेष शक्तियां थी। 2019 तक ये भारत के अंदर एकल नागरिकता है, नोट डाउन कर लेंगे। देखिए 2019 जो है, 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर की विधायी विशेष थी, विधायी की विशेष प्रक्रिया थी, विशेष प्रक्रिया थी। 2019 तक जम्मू और कश्मीर की विधायी की विशेष प्रक्रिया थी, लेकिन उसके बाद पहले तो एक बार उनका जो विधायकी में जो स्पेशल जो जम्मू कश्मीर को प्रोविजंस दिया गया था उसका डिस्कशन कर लेता हूं। पहली बात तो यह है कि ये उन लोगों को परिभाषित करता है जो जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी हैं। ये जो प्रावधान है उन लोगों को अप्लाई होता है, उन लोगों के ऊपर जो जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी हैं। दूसरी बात यह है कि स्थायी निवासियों को भी कुछ विशेष अधिकार थे, कुछ विशेष अधिकार थे। वो क्या क्या थे कि राज्य सरकार की सेवा में रोजगार, दूसरी बात राज्य में अचल संपत्ति अर्जन करना, तीसरी बात राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य सहायता प्राप्त करना। मतलब जो ये है
कि छात्रवृत्ति मिल सकती है, वो अलग से विधायी है तो उनको अलग से छात्रवृत्ति मिल जाएगी जम्मू कश्मीर की। जितने भी सरकार के द्वारा जो लाभ दिए जाते हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी है तो उसके लिए। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 35A, अनुच्छेद 35A क्या है? अनुच्छेद 35A। अब अनुच्छेद 35A जो है इसके ऊपर आधारित है ये सारी पहले की बातें जो मैंने अभी बताई हैं कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी है तो उसको इस प्रकार से प्रावधान दिए जाएंगे कि सरकार के द्वारा जितने भी लाभ दिए जाते हैं जम्मू कश्मीर के थ्रू वो सारे के सारे उसको मिल जाएंगे। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि इनके अलावा 35A पर आधारित जो संवैधानिक अनुच्छेद जो है आर्टिकल नंबर 370, अनुच्छेद या धारा 370 इसको नाम दिया गया था, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किए गए थे और इसमें जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा प्राप्त था। मैं ये कह रहा हूं कि अनुच्छेद 370 के तहत ये जो प्रोविजंस जो मैंने बताए हैं 35A के अंदर कि वो निवासी होगा, निवासी को इस प्रकार से सरकार के द्वारा लाभ दिए जाएंगे छात्रवृत्ति, ये सब किसके लिए अप्लाई होता था? यहां जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हैं उनके लिए अप्लाई होता था। आर्टिकल 35A में ऐसा बताया गया है और अनुच्छेद 370 के तहत इन सब चीजों को पारित किया गया था और 31 अक्टूबर 2019, दोबारा सुनेंगे, 31 अक्टूबर 2019 से संसद ने इस विशेष दर्जे को खारिज कर दिया। 31 अक्टूबर 2019 संसद द्वारा खारिज, संसद द्वारा खारिज। 31 अक्टूबर 2019 को संसद द्वारा ये जो विशेष प्रावधान जो दिए गए थे उनको खारिज कर दिया गया था। तो चलिए मेरे हिसाब से यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा विदेशी भारतीय नागरिकता। विदेशी भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी? तो आप हेडिंग डालेंगे विदेशी भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। विदेशी भारतीय नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता, इसमें क्या क्या प्रावधान है? देखिए ये जो समिति है LM सिंघवी के द्वारा यह समिति बनाई गई थी जिसको LM सिंघवी समिति नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर इसको संशोधित किया गया था। इस समिति के द्वारा LM सिंघवी की समिति है, ये नोट डाउन भी कर लेंगे, LM सिंघवी, LM सिंघवी द्वारा बनाई समिति है, ये द्वारा बनाई समिति है, इसकी समिति इसके नाम से इसको जाना जाता है LM सिंघवी समिति। अब जो ये है इसमें ये बताया गया है कि भाई जो नागरिकता 2003 में आए प्रावधान 16 देशों के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। अब मैं ये बता रहा हूं आपको विदेशी भारतीय नागरिकताओं में भारत ने 16 देशों को भारत में रहने के लिए भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त करने का मौका दिया है। विदेशी नागरिकता देने का प्रावधान किया है 16 देशों को, ध्यान कर रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। इसके दो अपवाद देश हैं, एक है पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। देखिए 16 देशों को भारत में, 16 देशों को भारत में नागरिकता LM सिंघवी के द्वारा बनाएगी विदेशी भारतीय नागरिकता समिति जो है इसमें यह बताया गया है कि टोटल 16 देश हैं जिन देशों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन इसमें भी दो अपवाद हैं। वो कौन कौन से हैं? अपवाद हैं इसके अंदर बेटा, नोट डाउन करेंगे जरूर से जरूर। अपवाद जो है एक तो है पाकिस्तान बेटा और दूसरा है बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब इसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो है ये अपवाद हैं। बाद में इसके ऊपर संशोधन किया गया था और 2000 में जो 2005 में जो संशोधन हुआ है उसके बाद सभी देशों के लिए ये खोल दिया गया था। और देखिए 2005 में इसके अंदर संशोधन किया गया। पहले शुरुआत में जब इसको बनाया गया था उस टाइम पे 2003 की बात है, ये प्रावधान 2003 में आए हैं, ध्यान करेंगे, नोट डाउन करेंगे इन चीजों को।
2003 में यह प्रावधान आया कि 16 देशों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। अपवाद हैं, एक तो पाकिस्तान और बेटा दूसरा कौन सा है, बांग्लादेश। अब 2005 में इसको मॉडिफाई किया गया, संशोधन किया गया इसके अंदर। अब संशोधन करके ये बात कर दी कि भाई जितने भी देश है ना, सभी देशों को इसके अंदर जोड़ दिया गया, सभी देशों को जोड़ दिया, लेकिन अपवाद फिर से ये दो छोड़ दिए। कौन कौन से, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मतलब ये विदेशी भारतीय समिति जो है ये कह रही है कि पाकिस्तान के नागरिक को और बांग्लादेश के नागरिक को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये विदेशी भारतीय समिति जो है, विदेशी भारतीय नागरिकता समिति 1955 के तहत इस बात को बताया गया है। एल एम सिंघवी के द्वारा ये जो है नागरिकता की समिति बनाई गई थी। 2003 में ऐसा बोला कि 16 देशों को नागरिकता दी जाएगी। अपवाद कौन कौन से छोड़ दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब दोबारा से 2005 में इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद ये बोला कि भाई सभी देशों को भारत में रहने की या भारत में नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति है, लेकिन अपवाद कौन कौन से बच के बेटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो नोट डाउन करने की बात यह है कि भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक होंगे उनको नागरिकता लेने में दिक्कत आएगी, उनको नागरिकता भारत में नहीं दी जाएगी। तो यहां तक की जो बात है ये मेरे हिसाब से पिछले सेशन में बच गई थी और आज हमने इन बातों को कंप्लीट कर लिया है। तो नागरिकता के लिए आप पार्ट 2 में इसको देखेंगे और नागरिकता पार्ट 1 में जो हमने पहले बता दिया है उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो सेशन होगा आपका वो होगा मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक, अनुच्छेद नंबर 12 से 35। अगला जो सेशन होगा आपका उसमें पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ऐसे ही पूरी की पूरी पॉलिटी जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। हर बच्चे को हर तरीके से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या अगर रहती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप किसी भी प्रकार की समस्या आपको समझने में आ रही है या कोई भी सुझाव अपनी तरफ से आप रखना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।